नमस्कार 30 मिनट्स जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे वायुमंडल और जल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायुमंडल में गैसों की स्थिति के बारे में तो कुछ नहीं पूछेगा सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन है 78.08%, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके बाद ऑक्सीजन का भी परसेंटेज पूछा है, वो है 21% यानी कि 20.95%। इसके बाद सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है CO2 का परसेंट, वो भी एग्जैक्ट परसेंट, तो वो है 0.036%, इम्पॉर्टेंट है। और आर्गन का भी आप याद कर सकते हैं 0.93%। बस इसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद करना है एग्जैक्ट परसेंट वो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036%। नाइट्रोजन का हमें याद रहता है 78%, ऑक्सीजन 21% हमें याद रहती है। बस यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जेनॉन जेनॉन आपके यहाँ देखो सबसे कम मात्रा में मिल रही है 0.00009। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस है केवल कार्बन डाइऑक्साइड? जी नहीं। अब ये गधे हैं लिखने वाले, तो इन्होंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड उन गैसों में से एक है और इसका सर्वाधिक योगदान है जो ग्रीन हाउस गैसों के इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो CO2 भी उनमें से है। इसके अलावा कौन सी? मीथेन है और अन्य गैसें भी हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो और बनता है वो ये कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल के निचले भाग में, और इसकी रेंज भी पूछता है तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण। अब बात करते हैं वायुमंडलीय संरचना के बारे में। तो वायुमंडलीय संरचना क्षोभ मंडल सबसे नीचे है। ठीक है, लेयर होती है 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ पे क्षोभ मंडल, फिर आगे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आगे क्या होगा? आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल 15 किलोमीटर और ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर का ही होता है, और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्षोभ मंडल। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कैसे होते हैं? क्योंकि पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं या अन्य छोटे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें क्विक रिवीजन करा रहे हैं। क्या होगा जब हम आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पढ़ाएंगे तो सब कुछ बहुत तमीज से, और उसमें क्या साइंस लगती वो भी पढ़ाएंगे। तो क्षोभ मंडल में ये क्वेश्चन बनते हैं, ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा? घटेगा। ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटेगा। और वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल, ये सब कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में ही हो जाते हैं। अब बात करते हैं समताप मंडल की। तो 15 से 50 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी मोटाई क्या होगी? मैक्सिमम। ध्रुवों पर मोटाई होती है मैक्सिमम किसकी? समताप मंडल की। तो प्रारंभ में ऊपर जाने पर तापमान समान, और 20 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान क्या है? बढ़ने लगता है। और ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई। तो ओजोन गैस का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होगा? ध्रुवों पर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। अब आप मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट। तो अभी तक आप क्या देख रहे हैं? एक मंडल में तापमान ऊपर जाने पर तापमान में कमी, फिर दूसरा मंडल जो होगा उसके ठीक ऊपर वाला, उसमें तापमान में बढ़ोतरी, फिर तापमान में गिरावट, फिर आयन मंडल में तापमान में वृद्धि। एक में बढ़ता है, एक में घटता है, एक में बढ़ता है, एक में घटता है। चिंता लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 50 से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, और ऊपरी सीमा इंपॉर्टेंट है, मेसोपाज कहलाती है मध्य मंडल की ऊपरी सीमा। आयन मंडल की बात करें तो 80 से 640 किलोमीटर, और ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। आयन मंडल में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलियस और अरोरा बोरेलियस की घटनाएं भी कहाँ होंगी? आयन मंडल में। ये क्या होती हैं ये आप पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी कंप्लीट, तब आप पढ़ लेंगे। बस ये याद रखिए कि ये घटनाएं कहाँ होती हैं? आयन मंडल में। और बहिर्मंडल 640 किलोमीटर के ऊपर जहाँ नाम मात्र का वातावरण होगा तो उसको कहेंगे बहिर्मंडल।
अब आगे बात करते हैं प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनों के नाम, जो कई बार पीसीएस जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो नॉर्दर्न पवन नाम है यूएसए की नॉर्टी यूएसए, विलीपाव अलास्का, पैम्पेरो अर्जेंटीना, पापागायो मैक्सिको। पुरगा टुंड्रा प्रदेश की पवनों का नाम है बाइज, पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड की। मिस्ट्रल इम्पोर्टेंट है, मिस्ट्रल मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस। बुरान रसिया, बोरा एड्रियाटिक तट, केप डॉक्टर टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र, हबूब सूडान, सिस्तान पूर्वी ईरान, और ट्रोमेंटन मध्य यूरोप की पवनों को कहा जाता है। इसके बाद लेवेंटर स्पेन, तो कुछ याद रखना ना रखना, दो याद रखोगे। लेवेंटर स्पेन से है और मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस से है। अब ये थी आपकी कैसी पवनें, नाम भी पूछ लेता है कि ये ठंडी पवन थी या गर्म पवनें। तो ये जो हमने बताई ये ठंडी स्थानीय पवनें थी। अब बात करते हैं गर्म स्थानीय पवनों की। गर्म स्थानीय पवनों से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पीसीएस जैसे एग्जाम में, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर कह रहे तो सिराको, सहारा मरुस्थल और इटली में हरमट्टन, डॉक्टर पवन, हाँ ये पूछ लेते हैं डॉक्टर पवन किसको कहते हैं, तो हरमट्टन पवनों को कहते हैं, और यह गर्म पवन है। ये मिलती है आपको गिनी तट पर, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चिनूक, कई बार हेलीकॉप्टर का नाम भी सुना होगा इसलिए इंपॉर्टेंट। चिनूक रॉकी पर्वत यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। फान भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बताया ना हमने गर्म पवनें सब इम्पॉर्टेंट है। ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में चलती है। इसके बाद ब्रेकफील्डर इम्पॉर्टेंट है, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद सिमूम अरब रेगिस्तान, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान, गिबली लीबिया, और खमसिन फिर से इम्पोर्टेंट, ये मिस्र में, और लेस्ट मैड्रिया किनारे द्वीप चिली। पवन का नाम है ये ट्यूनेशिया में, कोइम्बैंग जावा यानी कि इंडोनेशिया में, शामल इराक में, और नॉर्वेस्टर इम्पोर्टेंट है, ये मिलती हैं पवनें न्यूजीलैंड। इसके बाद बात करते हैं सांता आना की, तो ये दक्षिण कैलिफोर्निया में मिलती हैं, और सामून इम्पोर्टेंट है ईरान। लू का नाम तो आपको पता ही होगा उत्तरी भारत में, अयाला फ्रांस में, गर्म सेल दक्षिणी पूर्वी ईरान, सोलेनो दक्षिण पूर्वी स्पेन, पोनेंटी उत्तर पूर्वी भूमध्य सागर। इसके बाद बर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और वाग्यू फिलीपींस में, सुखोव ये होगा रूस और कजाकिस्तान। सुखोई से याद रख सकते हैं, ये गर्म पवनें पाई जाती। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों यानी कि उत्तरी गोलार्ध तो दक्षिणी गोलार्धों में 20 अक्षांश ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होगा। तो सबसे पहले आप हाइट जान लीजिए, 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ऊपर और नीचे। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है, इनका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में 2 गुना से अधिक हो जाता है। ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में जेट स्ट्रीम की इंटेंसिटी डबल हो जाती है, और जेट प्रभाव के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं वाताग्र की, तो जब ढलान वाली सीमा के सारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि यानी कि ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि मिलेंगी, तब उत्पन्न होता है वाताग्र का। और कैसे होता है वो अब जब डिटेल में, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो 15 को, और आगे जो छोटे वाले उनकी तैयारी के लिए देख लो, बस इतना नहीं पूछेंगे। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की वायुमंडलीय आर्द्रता कहा गया है। इसके बाद ओसांक की बात करें यानी कि ड्यू पॉइंट, तो वह बिंदु है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। बात करें संघनन की, तो वह क्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाए। ड्यू क्या होती है, जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाए। जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाए तो वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कहलाते हैं, ओस। ओसांक से नीचे तो ओस। तुषार अथवा पाला कब पड़ता है, तो तुषार पाला तब पड़ता है जब हिमांक से ओसांक नीचे रहता है, अर्थात अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाती है। मतलब एक तरह से जब कोहरा है वो ओस है जो वो जम जाए
तो वो कहलाई तुषार अथवा पाला। और इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, किसान रात में खेतों में पानी भर देते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है और इसलिए फिर वो खेत में बर्फ का जमना नहीं देता है। अब बात करें कोहरा की, तो कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल धुएं के कण तथा संघनित जलकणों के सतह के समीप बने धुएं के बादल के समान होते हैं और कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। अब चर्चा जलमंडल की यानी कि हाइड्रोस्फीयर की, ये भी याद रखें। तो पृथ्वी के कितना 70% भाग या फिर लगभग 3/4 भाग पर जल है, क्वेश्चन तो यही बन गया। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल जल राशि की लगभग मात्रा कितनी है, 3% है, तो 3 से भी कम 2.9 कुछ है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी आपको याद कर लेना है। और समुद्र जल की औसत लवणता ये कितनी होगी, 35/1000। ठीक है, 35/1000 इंपॉर्टेंट। और विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील एवं तुर्की की वान झील। तुर्की की 348, जिबूती की असल झील 348% और तुर्की की वान झील 330% में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। अब बात करते हैं महासागर और वहां पर उपस्थित गर्त और उनकी गहराई के बारे में। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना ट्रेंच और मेरियाना गर्त, जिसकी लंबाई 11,033 यानी कि एवरेस्ट से भी ज़्यादा, ये याद करना है 11,033। इसके अलावा प्रशांत में ही मिंडनाव नाम का गर्त है जिसकी गहराई है 10,540 मीटर। प्रशांत महासागर में ही टोंगा जिसमें 10,882 और अटलांटिक महासागर यानी कि पश्चिमी द्वीप समूह के पास पोर्टो रिको में 8,385 मीटर का गर्त है। और पूर्वी हिंद महासागर यानी कि जावा द्वीप में सुंडा गर्त है, इंपॉर्टेंट है, 8,152 मीटर। और दक्षिणी अंतरिक्ष अटलांटिक महासागर में रोम से यानी कि 7,631 मीटर की गहराई है गर्त की। अब बात कर लेते हैं प्रमुख महासागरों की गर्म जलधाराएं। जैसे कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, तो वो क्यों पूछ लेते हैं कि किस महासागर की है, तो क्यूरोसियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीमा, एलेनिनो इंपॉर्टेंट है, एलेनिनो, उत्तरी विस्वती रेखी जलधारा, दक्षिण विस्वती रेखी जलधारा और उत्तरी प्रशांत जलधारा। इसके अलावा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, प्रति विस्वती रेखी जलधारा। अब बात करें प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, तो पूछते ही है सीधे सीधे, ये नहीं पूछेंगे किस महासागर की, ये पूछ लेते हैं हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा है ठंडी या गर्म। तो हम्बोल्ट की धारा है ठंडी जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा भी है ठंडी जलधारा। अंटार्कटिका और क्यूराइल ओखोटस ये सब भी हैं ठंडी जलधारा। इसके बाद बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम इम्पोर्टेंट है, वो है गर्म, ब्राज़ील गर्म, फ्लोरिडा गर्म, इरमिंगर इम्पोर्टेंट गर्म जलधारा, उत्तर विस्वती रेखी जलधारा, दक्षिण विस्वती रेखी जलधारा और गिनी 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 याद रखना, गिनी जलधारा भी कैसी है, गर्म जलधारा। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं। ठंडा गर्म जलधाराएं आपको याद करनी ही करनी है, सीधे जलधारा का नाम देगा और पूछता है कि किस प्रकार की है, ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं में कनारी, बेंगुला, लेब्राडोर इंपॉर्टेंट है, बेंगुला और लेब्राडोर ये तीनों ही हैं। फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। तो बगुला ऐसे याद रखो, बगुला लेब्राडोर कुत्ते का नाम है और कैनारी यानी कि हमने मान लिया कि कैनल से याद रखा है कि कुत्ते वाली वैरायटी। तो ये सब ठंडी जलधाराएं हैं, कैनारी, बेंगुला और लेब्राडोर। इसके अलावा फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जलधारा। अब बात करें हिंद महासागर की स्थायी तथा गर्म जलधाराओं के बारे में। तो गर्म है मोजाम्बिक, अगुलहास की जलधारा इंपॉर्टेंट है और दक्षिण विस्वती रेखी जलधारा। हिंद महासागर की स्थायी एवं ठंडी जलधाराओं की बात करें तो सोमाली धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। बात होगी ज्वार भाटा की
तो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे गिरने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। ठीक है। और चंद्रमा का पृथ्वी से अधिक समीप होने के कारण इसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग 2 गुना से अधिक होती है। और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वार आती है। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर क्या बनाते हैं? समकोण इस तरह से बनाते हैं, कहीं पे सूर्य होगा, कहीं चंद्रमा, कहीं पृथ्वी। कब? सप्तमी या अष्टमी इंपॉर्टेंट है, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो निम्न ज्वार कब उत्पन्न होंगे? किसी भी पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, और उच्च ज्वार यानी कि बृहद ज्वार ये होंगे पूर्णिमा और अमावस्या को। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या को तीनों एक सीध में, और जबकि सप्तमी और अष्टमी को लंबवत आ जाते हैं तीनों। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों और देश के बारे में। इम्पोर्टेंट है सुएज नहर, मिस्र में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इम्पोर्टेंट। पनामा नहर पनामा और ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ देती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद वेलेंट शहर कनाडा, ये इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। वेलेंट। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, इरी झील एवं हडसन नदी के बीच। और सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में स्थित है सू नहर। कील नहर कई बार पूछा है, तो कील नहर जर्मनी में है, बाल्टिक सागर और एवं उत्तरी सागर के बीच में। इसके बाद उत्तरी सागर नहर जो है वो जर्मनी में है, एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच में। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख नदियां, उद्गम स्थल और समाहित स्थल। तो नील नदी 6650 किलोमीटर इम्पोर्टेंट है, ये है सबसे लंबी नदी। विक्टोरिया झील इनका उद्गम स्थल, ये भी याद रखना है, और भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो कुछ याद रहे ना रहे, नील और अमेजन याद कर लेना। अमेजन 6400 किलोमीटर लंबाई, लेगो विल्फेरा उद्गम स्थल, और अटलांटिक महासागर में गिर रही है अमेजन नदी। यांगसी 6300 तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। मिसिसिपी, मिसौरी, इटास्का झील मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, 6275 किलोमीटर लंबाई है। इसके अलावा ओब इर्टिस 5410 किलोमीटर लंबाई और अल्टाई पर्वत से निकलती ओब इर्टिस और ओब की खाड़ी में गिरती है। वोंगो क्युनलुन पर्वत चिले की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आगे बात करते हैं येनिसी नदी बड़ी एवं छोटी येनिसी संगम से बनती है नहर। येनिसी कारा सागर में जाके गिरती है। कॉन्गो उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्चभूमि से और अटलांटिक महासागर में गिरती है। आमूर 2900 किलोमीटर, तो सिल्का एवं मार्गून सखालिन खाड़ी ओखुटस सागर में गिरती है। उसके बाद लीना, ये बैकाल पर्वत यानी कि रूस से निकलती है और लपताव सागर पर गिरती है। इसके बाद मैकेंजी 1738 में ग्रेट स्लेव झील, और ये ब्यूफोर्ट सागर में, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है जाके नदी। इसके बाद नाइजर नदी लंबाई याद मत करना। गिनी अफ्रीका से निकली, गिनी की खाड़ी में गिरती है। मेकांग तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में जाके गिरती है। वोल्गा इंपॉर्टेंट है, वल्दाई पठार यानी कि रसिया से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरेगी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के पास से निकलती, 2900 किलोमीटर लंबाई, बंगाल की खाड़ी में गिरती। सिंधु 2880 मानसरोवर झील के पास अरब सागर में गिरती। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट यानी कि जर्मनी से होकर निकलती, 2845 किलोमीटर लंबाई और काला सागर में गिरती है। इसके बाद आगे बात करते हैं फरात यानी कि यूफ्रेटस, ये करासू एवं मूरत सूखे संगम से बनती है, सतल अरब में जाकर गिरती है। डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में गिरती है, मर्रे नदी में जाके। इसके बाद मर्रे ऑस्ट्रेलियन आल्प से निकलती है और दक्षिण सागर में गिरती है। इसके बाद पराग्वे मॉन्टो ग्रोसो यानी कि ब्राजील से इसका उद्गम स्थल है और पेराना नदी में जाकर गिरता है। इसके बाद यूराल, तो दक्षिणी यूराल पर्वत रसिया में स्थित है, कैस्पियन सागर में जाके गिरता है। और गंगा नदी 2525 किलोमीटर गोमुख गंगोत्री हिमानी से और बंगाल खाड़ी में गिरती है। अमू दरिया याद रखना चाहिए, पामीर के पठार से निकलती है और अरल सागर में गिरती है। सालवीन तिब्बत के पठार से निकली, अंडमान सागर में गिरी। अरकनसास
यानी कि रॉकी पर्वत, अरकानसास यानी रॉकी पर्वत यहाँ से निकली और मिसिसिपी नदी में गिरी। इसके बाद कोलोराडो रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। फिर आते हैं नी पर, तो मास्को के पश्चिम से निकली और काला सागर रसिया में जाके गिरी। इसके बाद ओहियो, अलेघेनी नदी पेंसिल्वेनिया में और मिसिसिपी नदी में जाकर ये गिर गई। इसके बाद इरावदी, ये माली एवं नामी नदी से निकली, अंडमान सागर में गिरी। ऑरेंज नदी ड्रैकेंसवर्थ पर्वत से निकली, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और नीको, सियरा परिमा पर्वत अटलांटिक महासागर में गिरी। कोलंबिया ये झील है वो रॉकी पर्वत से निकली, नदी कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकली, प्रशांत महासागर में गिरी। इसके बाद डॉन टूला पर्वत, टूला रसिया से निकलती है, अजय सागर में गिरती है। टिग्रिस इंपॉर्टेंट टॉरस पर्वत यानी कि तुर्की और यूफ्रेटस में जाके गिरी। यूफ्रेटस एवं टिग्रिस के संगम के बाद मैंने सत अल अरब नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस। विश्व के प्रमुख जलमरूमध, उनसे संबंधित सागर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पाक जलमरूमध बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को अलग कर रहा है और मलाया एवं सुमात्रा को अलग कर रहा है। इसके बाद बेरिंग, तो ये आर्कटिक सागर एवं बेरिंग सागर ये रसिया एवं अलास्का में स्थित है। इसका फ्लोरिडा अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। क्यूबा एवं फ्लोरिडा में जाके इनको अलग करता है। डोवर इंपॉर्टेंट है। डोवर ये अटलांटिक महासागर एवं उत्तरी सागर इनको यहाँ पर स्थित है और फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग कर रहा है। इंपॉर्टेंट है डोवर। जिब्राल्टर मोरक्को यानी अफ्रीका एवं स्पेन को अलग कर रहा है। अटलांटिक महासागर एवं भूमध्य सागर यूरोप में ये है। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख संधियां, जल संधियां किनको किनको जोड़ती है। तो जल संधि भौगोलिक अवस्थिति और किनको किनको जोड़ती है। तो डोवर यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड में उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ा। डेविस यानी कि कनाडा ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर एवं बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है। इसके बाद डेनमार्क, तो ग्रीनलैंड आइसलैंड भौगोलिक स्थिति ग्रीनलैंड सागर एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ दिया। पाक स्टेट भारत श्रीलंका बंगाल खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ दिया। मलक्का मलेशिया इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को जोड़ने का काम कर रही है। इसके बाद हडसन यानी कि कनाडा ये अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी को जोड़ेंगे। बेरिंग रूस अलास्का चुकची सागर एवं बेरिंग सागर के मध्य। लुजोन ताइवान लुजोन द्वीप फिलीपींस में और फिलीपींस सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच में जोड़ने का काम कर रही है। दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस सागर को वो है लुजोन। इसका मैगलन इंपॉर्टेंट चिली अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। जिब्राल्टर मोरक्को स्पेन ये अटलांटिक महासागर एवं जिब्राल्टर पूछा ही गया इस वाले लेखपाल में। मोरक्को और स्पेन अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ेगा। कोरिया दक्षिण कोरिया जापान पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोड़ेगा। टॉरस ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी पापुआ की खाड़ी एवं अराफुरा सागर। फ्लोरिडा क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को यह जोड़ने का काम करेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं बावल मंडेब की। तो इसकी स्थिति है जिबूती और यमन और ये अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट डॉर्डेन लीज टर्की एशियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। बॉस ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी सागर एवं तस्मान सागर को ये जोड़ता है। सुसीमा जापान और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है। पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को भी जोड़ता है। बास्फोरस यानी कि टर्की मरमरा सागर एवं काला सागर को जोड़ता है। कुक न्यूजीलैंड उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप ये जोड़ता है तस्मान सागर एवं दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसके बाद आगे बात करते हैं सुगारू ये लोकेशन स्थित है जापान और जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं जापान सागर। सुंडा इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट
हिंद महासागर एवं जावा सागर को जोड़ने के लिए। बेल आइल कनाडा अटलांटिक महासागर एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती। ततार रसिया जापान सागर एवं ओखुटस्क सागर को जोड़ेगी। यूकॉटन मैक्सिको क्यूबा कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ेगा। नॉर्थ चैनल इंग्लैंड आयरलैंड अटलांटिक महासागर एवं आयरिश सागर को जोड़ेगा। ओरंटो अल्बानिया इटली आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर को जोड़ेगा। फोवेक्स न्यूजीलैंड और ये प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ेगा। मकासार इंडोनेशिया ये सेलिबेस सागर और जावा सागर को जोड़ेगा। हडसन कनाडा में हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम किया जाए। इसके बाद बात करें हारमुज, तो ईरान ओमान में स्थित है। ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी को जोड़ेगा। आगे बात करते हैं नदियों के किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर, तो शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। शिकागो नदी, बर्लिन, स्प्री नदी, ओटावा कनाडा, ओटावा नदी, क्यूबेक सिटी, सेंट लॉरेंस, मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस, आसवान नील, खार्तूम सूडान नील, काहिरा मिस्र नील, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका हडसन नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क सेंट लुइस मिसिसिपी। इसके बाद बसरा इराक का है, वो सतल अरब। नदियों के किनारे स्थित विभिन्न शहरों के बारे में बात कर रहे थे हम, तो आगे बात करेंगे सतल अरब और नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे।